आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन आप जानते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है, उसके मिड में यानी 14 डेज पर ओवुलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है। फिम्ब्री एक पार्ट होता है, फिम्ब्री वहां से वो कैप्चर की जाती है और वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला के रीजन में पहुंचती है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो सेकेंडरी oocyte 24 to 48 आवर्स तक जीवित रह सकती है। हालांकि 24 आवर्स ही उसका इन जनरल उसकी लाइफ होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वो मैक्सिमम 24 आवर्स तक जिंदा रह पाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो लाइव एक्टिविटीज होती हैं धीरे धीरे खत्म होने लगती है और 48 आवर्स तक वो पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाती है। तो ये सेकेंडरी oocyte कहां पहुंच गई? फैलोपियन ट्यूब में, इस उम्मीद में कि स्पर्म पहुंचेगा। तो कोइटस के दौरान, सेक्स के दौरान स्पर्म अगर पहुंच जाएगा तो क्या होता है, उस चीज को हम देखते हैं। यहां पर उन्हीं सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को चुना है। यहां पर देखें तो सेक्स के दौरान सीमेन के भीतर जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना, फिर सर्विक्स के द्वारा यूट्राइन कैविटी में, और यूट्राइन कैविटी से ऊपर चढ़ते हुए फैलोपियन ट्यूब के पहले पार्ट जिसे हम इस्थमस कहते हैं, ये जो शुरुआती पार्ट है इसे हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस इसका नैरो पार्ट होता है, इस्थमस में पहुंचते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं ये स्पर्म्स, और यहीं पर उनका मुलाकात होता है किससे? हमारे इस पूरे जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका जो मेन कंसर्न दोनों पार्ट्स हैं वो यहां पर आकर के मिलते हैं। अगर मैं यहां पर स्पर्म को दूल्हे के रूप में दिखाऊं, दूल्हा बोलूं, तो ये हमारे जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या है? दुल्हन है। तो याद रखिएगा ये अभी सेकेंडरी oocyte है, अभी वो ये ओवम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ये मियोसिस 2 में आकर के रुकी हुई है। तो ये मियोसिस 2 के स्टेज में आकर के रुकी हुई है। इसका मेटाफेज 2 अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसका मेटाफेज 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंडरी oocyte है जो यहां से रिलीज करके ओवुलेट हुई है, वो यहां पर एम्पुलरी रीजन में पहुंच करके दूल्हे का इंतजार कर रही है। यहां पर होता क्या है? दूल्हा एक दो नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन शादी किससे होती है? सिर्फ एक से। यानी फर्टिलाइजेशन किससे होता है? सिर्फ एक से। अगर एक से ज्यादा दूल्हे अगर फर्टिलाइज कर लेते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन फॉल्टी होता है, वो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है। इस बात को आपको समझना होगा कि एक ही स्पर्म एक सेकेंडरी oocyte के साथ कांटेक्ट बनाए तो सही है, अगर मल्टीपल फ्यूज कर गए तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होंगे जाइगोट बनाने के लिए। ये चीज होती है। अब हमने आपसे क्या समझाया कि यहां से तो चले मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, उसमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जो सबसे फास्ट होगा, वो जाकर के इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में पहुंचेगा। इसी बात को लेकर के कई बार व्हाट्सएप में एक मजाकिया तौर पर एक संदेश एक दूसरे से लोग भेजते रहते हैं कि आप कभी निराश मत होइए क्योंकि आप वो ऐसे स्पर्म रहे हैं जिसने बहुत सारे लोगों को पछाड़ करके, बहुत सारे लोगों को हराते हुए जाकर के एक को फर्टिलाइज किया हुआ होगा। तो यही है लाइफ। आप देखें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म जाकर के इस सेकेंडरी oocyte के करीब पहुंचता है। जब ये इसके करीब पहुंचता है तो अगला कोई ना पहुंचने पाए इसकी पूरी कोशिश करता है। यहां फर्टिलाइजेशन का जो हिस्सा है उसे समझना जरूरी है। एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब को जब हम देखते हैं तो ये जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है जो ओवरी से जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री है ये। फिम्ब्री के आगे का हिस्सा थोड़ा सा डायलेटेड होता है। डायलेटेड पार्ट एम्प्यूला कहलाता है। ये डायलेटेड पार्ट जो कि थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट है, ये एम्प्यूला कहलाता है। एम्प्यूला के खत्म होने के बाद
फैलोपियन ट्यूब नैरो हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब संकरी हो जाती है, रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है। तो इसी एम्पुला में दुल्हन इंतजार कर रही है, किसका? दूल्हे का। इस सकरे रास्ते से, इस नैरो रास्ते, इस थमस से पहुंचते हुए जब दूल्हा यहां पहुंचता है तो दुल्हन यहां से पहुंचती है उसका स्वागत करने के लिए। मिलन कहां पर होता है? मुलाकात कहां पर होती है? मुलाकात होती है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर। तो ये जो मुलाकात हो रही है, जो मिलन हो रहा है, जब ये देखती है कि इसका दूल्हा यहां से आ रहा है तो ये दुल्हन भी भाग करके जाती है और मुलाकात होता है। ये साइट कौन सा है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन है। यानी अगर कोई एग्जैक्टली आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन का रियल साइट कौन सा है, एम्प्यूला और स्थमस के बीच का जंक्शन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन में मानेंगे बेस्ट ऑप्शन ये है, लेकिन अगर ये नहीं है तो आप ये कहेंगे कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। कभी भी आप आंसर नहीं करिएगा कि स्थमस में कभी फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन जब भी होता है वो इसी जंक्शन पर होता है। जंक्शन का नाम लिखा हुआ हो बेस्ट ऑप्शन, नहीं लिखा है तो आप एम्पुला को टिक करिएगा। जब ये इसके करीब पहुंचता है तो ये शादी होती है इनके बीच में, रियल शादी हो रही है मेल स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के बीच में। यहां पर आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रोसेस में स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte के पास जब पहुंचता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। एक्चुअली ये जो ओवम है, सेकेंडरी oocyte जो है, बात आप पिछले लेक्चर को आप लिंक करके जब तक पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया था यहां पर प्राइमरी फॉलिकल या यूं कहें प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक के जो चेंजेस आपने पढ़े थे, उसके बाद आपने देखा था कि यहां जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है वो एक्चुअली अपने साथ साथ कुछ ग्रेनुलोसा के सेल्स को भी लेकर के आती है। ये कुछ ऐसा आप समझें कि यहां पर आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ना, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर घिरी हुई बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो होती है ग्रेनुलोसा की सेल्स। ये ग्रेनुलोसा की सेल से घिरा हुआ रहता है और वो जब टूटता है ना तो उसके साथ साथ वो ग्रेनुलोसा के सेल्स बाहर भी निकलते हैं, बाहर भी आते हैं। और ये बाहर आए हुए जो ग्रेनुलोसा के सेल्स हैं ये रेडिएटिंग रेज की तरह नजर आते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम? कोरोना रेडिएटा इसका नाम देते हैं। और इसके भीतर की लेयर अगर आप देखें तो यहां पर जो ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं ये है जोना पेलोसिडा की लेयर। यहां पर जो आप ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो है जोना पेलोसिडा की लेयर। उसके भीतर एक छोटी सी स्पेस होती है, बहुत ही एक पतली सी थिन स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं, और उसके भीतर पड़ा हुआ है सेकेंडरी oocyte। तो ये है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte इंतजार कर रहा है अपने पियाजी का, अपने उस प्रेमी का। प्रेमी कौन है? स्पर्म है। स्पर्म जब पहुंचता है तो देखता है कि इसके पीछे और भी लोग पीछे पड़े हुए हैं, इस दुल्हन के, है ना, इसके पीछे दुल्हन के और भी लोग पड़े हुए हैं। तो जो सबसे फास्ट मूविंग दूल्हा होता है, जो सबसे फास्ट मूविंग, जो फास्टेस्ट रनर होगा वही यहां पर विक्ट्री पाएगा। ये होता क्या है कि जो इसका कैप है, कैप के रीजन को मैंने आपको बताया था, ये एक्रोसोम का रीजन है। इस एक्रोसोम के रीजन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इस ब्लू कलर के जोना पेलोसिडा को पेनिट्रेट करते हुए एंटर कर जाते हैं सेकेंडरी oocyte के भीतर। तो सेकेंडरी oocyte के भीतर जो ही ये पहुंचते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब ये दूल्हा पहुंचता है तो अपने तो पहुंचता ही अपना प्यार भी लेकर के जाता है। प्यार है क्या? इसका अपना न्यूक्लियस। इसके अलावा और क्या है? देखिए, जिंदगी में कहा जाता है कि हम सभी एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लाइफ यहां पर भी देखें तो कंट्रीब्यूशन से ही आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे यहां पर इसके पास केवल न्यूक्लियस है। आप देखें इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास अपने नेक के रीजन में सेंट्रियोल है। क्या है? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल इसके पास नहीं है, वो सेंट्रियोल फीमेल के पास नहीं है। सेंट्रियोल फीमेल के पास नहीं है, लेकिन सेंट्रियोल की जरूरत फीमेल को है। वैसे ही आप देखेंगे न्यूक्लियस इसके पास है, लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं है। साइटोप्लाज्म अगर है भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में है। साइटोप्लाज्म रियल में किसके पास है? इस
सेकेंडरी oocyte के पास है। तो आप देखेंगे साइटोप्लाज्म इसके पास है, सफिशिएंट साइटोप्लाज्म है, इसके पास न्यूक्लियस है, लेकिन इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल इसके पास नहीं है। तो साइटोप्लाज्म ये अपना देगा, सेंट्रियोल ये अपना देगा, दोनों के न्यूक्लियस मिलन करेंगे, बनेगा जाइगोट। तो ये है लाइफ की शुरुआत की प्रोसेस। शायद शादी का जो बेसिक जो हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग आप यहीं पर देख सकते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो, ये सेंट्रियोल यहां ना पहुंचे, तो सेकेंडरी oocyte कभी भी अपने मेटाफेज 2 को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। खैर, हम अच्छी बातें करें, शादी हो रही है तो होगा क्या, ये सेंट्रियोल यहां पहुंचता है, मेटाफेज 2, आगे एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2 के बाद अल्टीमेटली सेकेंडरी oocyte से बनते हैं ओवम। ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है। आपको पता होगा, आप पिछले लेक्चर में आप देखिएगा क्या क्या चीजें हुई हैं, इन सारी बातों पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ये ओवम में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये पूरी तरीके से जो ओवम जो बना है, ये इतना इस तरीके का इसके स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसमें चीजें हैं जो मेल के न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच फ्यूजन कराने के लिए जरूरी होती हैं। जो सेकंड जो पोलर बॉडी बना है वो बहुत ही थोड़ा सा न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस तो उसके पास होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म बहुत ही थोड़ा सा होता है, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन इंपॉर्टेंस है ओवम का, क्योंकि इसी के पास सारा साइटोप्लाज्म है। जो सेकेंडरी oocyte के आगे के डिवीजन के बाद बनने वाले 2 सेल्स हैं, इसमें ओवम के पास ही मेजर साइटोप्लाज्म होता है। सारी फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी इसी के पास होती है, इसलिए स्पर्म आकर के इसी को फर्टिलाइज करता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस अब आकर के फर्टिलाइज करेंगे। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो मदद कौन करता है, तो एक्रोसोम का हेड मदद करता है। इसके जो एंजाइम्स हैं वो पहले कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करते हुए इन सेल को पेनिट्रेट करते हुए, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए, आप यहां पर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करते हुए अंदर की ओर एंट्री करते हैं और यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। इसी दौरान ये स्पर्म कुछ इस तरीके के चेंजेस कराता है कि जोना पेलुसिडा इस तरीके की हार्ड वॉल बन जाए, इस तरीके की मजबूत दीवार बन जाए कि एक बार स्पर्म जो घुस गया उसके बाद पीछे से ये जो स्पर्म पहुंच रहे हैं वो फिर दोबारा ना पहुंचने पाए, इसकी पूरी गुंजाइश पूरा एक इस तरीके से प्रयास करता है ये स्पर्म कि आप पीछे से आने वाले कोई भी स्पर्म फर्दर घुसने ना पाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 by 1 एक का एक से कांटेक्ट होता है। जो ही ये घुसा, जो ही इसकी एंट्री हुई, तुरंत जोना पेलुसिडा की वॉल इतनी इस तरीके की स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है जोना पेलुसिडा, ये ब्लू लेयर, कि पीछे से आने वाला कोई भी स्पर्म अब फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस हो गई। अब क्या होगा, सुहागरात होगा, गोल्डन नाइट। गोल्डन नाइट में कितने समय लगते हैं, 12 घंटे। वही बात यहां पर भी होती है। 12 to 24 आवर्स के बाद आप देखते हैं, उसके बाद आप एक पूरी गोल्डन नाइट के बाद यानी 12 to 24 आवर्स के बाद आप ये एम्पुला और ये जो स्थमिक जो जंक्शन है, यहां से जो फर्टिलाइज जो जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला जाइगोट अब नीचे की ओर इस यूट्रस की ओर इंप्लांटेशन का प्रयास करता है। तो जाइगोट यहां से अब आगे बढ़ेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इनको हटा देते हैं। अब हम अपने दुल्हन को मींस जो हमारा जो प्राइम कंसर्न का जो पार्ट है, जो फर्टिलाइज्ड जो सेकेंडरी oocyte के बाद ओवम बना, ओवम ने स्पर्म से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट यूट्रस की ओर आगे बढ़ेगा और बीच रास्ते में ये मल्टीप्लाई भी होता रहेगा। तो आप देखते हैं कि आफ्टर 12 to 24 आवर्स ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। आगे और भी ये फर्टिलाइजेशन फास्ट करने लगता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज आ जाती है। ये जो 16 सेल स्टेज है उसको हम मारुला कहते हैं। ये तीसरे दिन पर ये स्टेज आती है। आप बात समझ पा रहे हैं? ये डेज आपको याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया है। जितनी भी मैंने थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए, इसलिए कोशिश किया है कि आपको थोड़ा बहुत मजाक का भी मैंने सहारा लिया है। 12 to 24 आवर्स में
2 सेल स्टेज आती है, 4 फिर 8 to 16 जो स्टेज होती हैं उसको मारुला कहते हैं। ये मारुला जो स्टेज है वो 3rd डे पर मिलता है। इसके बाद ये नीचे उतरते 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 आइडियली लोग कहते हैं 5th to 7th डे, हालांकि कुछ किताबों में 5th to 7th डे के बाद ये इम्प्लांटेशन करता है, यूट्राइन जो वॉल है, जो एंडोमेट्रियम है, उससे चिपकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अब इसको न्यूट्रिशन चाहिए और इसको यहां से न्यूट्रिशन पाने के लिए एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ना होगा, उससे चिपकना होगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे होगा उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आइडियली अगर आप मोटे तौर पर आप समझें तो मारुला का स्टेज कैसे आया, किस डे पर आया? ये आता है 3rd डे पर। इम्प्लांटेशन कब होता है? तो वैसे 5th to 7th डे किसी भी डे पर हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर आप याद रखें 7th डे पर इम्प्लांटेशन होता है। अब बात करें इस दौरान जो डिवीजन हो रहे थे वो किस तरीके से हुए होंगे, डिवीजन कैसे हुए होंगे, उसको अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर हम देख पाएंगे कि ये डिवीजन कैसे हुआ होगा। आप जानते हैं ना कि जो सबसे बड़ा यहां सुरक्षा जो है दुल्हन का वो है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ही था जिसने दुल्हन को फर्दर किसी स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होने दिया। सिर्फ एक स्पर्म आया, उसने सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज किया, उसके बाद फर्दर कोई नहीं आ सका क्योंकि जोना पेलुसिडा की प्रोटेक्टिव लेयर थी। खैर 2 सेल स्टेज कब आता है? 24 आवर्स के बाद 2 सेल स्टेज आ जाता है, जाइगोट अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। 2 से 4 से 8 से 16 स्टेज आने लगती है। अब आप जानते हैं कि चूंकि इस प्रोटेक्टिव लेयर की अब जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि अब कोई स्पर्म आने वाला नहीं है, जो इनको फर्टिलाइज करना था उन्होंने फर्टिलाइज कर दिया, अब कोई खतरा नहीं है। आपने एक मजाक के तौर पर मैं आपको बताऊं, कई बार आपने सुना होगा सोसाइटी में क्या होता है, जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक इधर उधर मनचले लोग पहुंचते रहते हैं, स्पर्म लोग, लेकिन एक बार अगर मैरिज हो गई तो उसके बाद कोई खतरा नहीं होता है, फिर उतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। यहां सिक्योरिटी कौन था? देखिए ना, ये जो हमारी दुल्हन है उसकी सिक्योरिटी में कौन कौन था? उसकी कुछ सहेलियां थी, और कौन था? जोना पेलुसिडा था। अब चूंकि शादी हो गई है, अब कोई स्पर्म पहुंचेगा नहीं, जिसको फर्टिलाइज करना था उसने फर्टिलाइज कर दिया। इसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये जोना पेलुसिडा की लेयर अब डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देती है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। मारुला के स्टेज पर देखा जाता है कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और मारुला के स्टेज कब कहते हैं? मारुला का स्टेज हम कहते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को हम मारुला स्टेज कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे, देखिए एक्चुअली जब हम टर्म लेते हैं तो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इस तरीके के टर्म्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हम टर्म ले रहे हैं वो है मारुला का। यहां मारुला के स्टेज में क्या हुआ? 8 to 16 सेल जो एक बंच जो सेल्स का बना हुआ उसको हम मारुला कहते हैं। और इस दौरान जो डिवीजन से लगातार बनने वाली सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये जो डिवाइड करके जो सेल्स बन रही हैं उनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स का। 8 to 16 सेल्ड स्टेज में इसे हम कहते हैं मारुला। और देख रहे हैं आप यहां पर जोना पेलुसिडा धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर रही है। इतना ही नहीं, एक और घटना घटती है। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लाइफ की शुरुआत एक सिंगल जाइगोट से होती है। आप कल्पना करें, अपने मन की आंखों को खोलें तो आप देख पाएंगे कि जिंदगी की शुरुआत एक जाइगोट से होती है, जो पूरे शरीर को बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। कितना खास होगा वो जाइगोट कि आप बाद में देखते हैं कि उसी के डिवीजन से हाथ अलग बन गया, सर अलग बन गया, एब्डोमेन अलग बन गया, लेग्स अलग बन गए, जेनेटेलिया अलग बन गए। कैसे हुआ होगा? एक्चुअली जब वो सेल्स जाइगोट का जब आगे डिवाइड करने लगता है तो बाद में वो अपना डिवीजन ऑफ लेबर करा देता है, यानी यहां पर डिवीजन हो जाता है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी देने की बात आती है। बात समझें, ये बड़ा खास बात है। जाइगोट में अभी लगातार डिवीजन चल रहा है, जाइगोट आगे डिवाइड करके मारुला स्टेज तक आ गया, उसके बाद यहां पर फर्दर डिफरेंशिएशन सेल्स में शुरू हो जाएगा। अब तय करना शुरू हो जाएगा कि अब हम लोग काफी बड़े हो गए, अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अब संभालना शुरू कर दें, बच्चे नहीं रह गए, हम बड़े हो गए हैं। तो यहां पर देखा जाता है
कि जोना पेलुसिडा आगे मारुला के आगे स्टेज में भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है और भीतर जो सेल्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अब यहां पर दो ग्रुप में सेल का अरेंजमेंट हो जाता है। यहां पर एक इनर सेल मास है जिसको मैंने यहां रेड कलर से दिखाया, इनर सेल मास होता है, और दूसरा होता है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जबकि इनर सेल मास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये फ्यूचर एम्ब्रियो बनाने की सारी जिम्मेदारी अब इसको दे दी जाती है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्ट कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर, काम करने की जिम्मेदारी इन्होंने बांट लिया। कहा कि बाहर जो है सेल्स वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाएंगे, ये प्लेसेंटा बनाने का काम, प्लेसेंटा नहीं, ये यूट्राइन की जो वॉल है उससे चिपकने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई, और जो भीतर के जो सेल्स हैं, जो इनर सेल मास हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर एम्ब्रियो बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, होता यह है कि चूंकि यहां जो सेल्स हैं अब ये दो लेयर में बट गए हैं, दो अलग अलग तरीके से बट गए हैं, तो जो आउटर सेल है ट्रोफोब्लास्ट वो अपने अलग तरीके से डिवाइड करना शुरू करता है। उसकी स्पीड, उसके सेल का डिवीजन, उसका टाइमिंग सब बदल जाता है। इनर सेल मास अपने तरीके से डिवीजन शुरू कर देते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो इनर सेल है वो अपने तरीके से डिवाइड कर रहा है, आउटर सेल अपने तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है, इसका रिजल्ट यह होता है कि थोड़ी देर बाद यह होता है कि ये इनके बीच में जहां ये अब डिवाइड कर करके एक कॉम्पैक्ट मास ही बनाए हुए हैं, वहीं ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर है ये अपने भीतर गैप पैदा करते हैं। तो इनके गैप की वजह से यहां पर एक ब्लास्टोसिस्ट कैविटी डेवलप होती है। क्या डेवलप होता है? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और इस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में फर्दर फ्लूइड एक्युमुलेट होता है। यहां पर इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो प्रॉपर बनाने के लिए अब आगे और ज्यादा डिफरेंशिएट होता है। ये आगे कैसे इनर सेल मास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म में कैसे डिफरेंशिएट होगा उसको हम आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में। एम्ब्रियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, बहुत ही आपको अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। ये इनर सेल मास के आगे का फ्यूचर चूंकि आपका सिलेबस नहीं है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। ये इनर सेल मास ही अब बाद में चल करके एम्ब्रियो बनाने की जिम्मेदारी लेता है। तो ये हमने देखा कि ये एम्ब्रियो बनाएगा और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जाकर के अटैच हो जाएगा यूट्रस की दीवार से। ये यूट्रस की दीवार से आकर के अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये पूरी प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। चलिए उसकी एक समरी हम बना लेते हैं। समरी जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कोइटस के दौरान, सेक्स के दौरान क्या होता है, सीमेन वजाइना में इजेक्ट किया जाता है और इस दौरान सीमेन के भीतर के जो स्पर्म हैं ये वजाइना में एंटर कर जाते हैं। सीमेन के भीतर होता है स्पर्म, ये स्पर्म धीरे धीरे वजाइना में एंटर कर जाते हैं और ये वजाइना के रास्ते ऊपर चढ़ने लगते हैं सर्विक्स पर। सर्विक्स से ये फैलोपियन ट्यूब में चढ़ने लगते हैं। तो ये सर्विक्स से फिर फैलोपियन ट्यूब में चढ़ते हैं और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर पहुंचते हैं। वहां पर ही इनका इंतजार कर रही है सेकेंडरी oocyte और यही वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा, जो सबसे एक्टिव स्पर्म होगा वो जोना पैलिसिडा को पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हुए जोना पैलिसिडा को पेनिट्रेट करेगा और जो ही जोना पैलिसिडा को पेनिट्रेट कर रहा है वहीं पर उसी समय वो इंड्यूस करता कुछ ऐसे चेंजेस कि पीछे से कोई और स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर सके। तो इस तरीके से स्पर्म ने जोना पैलिसिडा को स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए इंड्यूस किया ताकि पीछे से कोई स्पर्म ना आकर के उसको फर्दर और स्पर्म ना आ सके। यहां पर जो स्पर्म आगे बढ़ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो एंजाइम्स जो
जो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स की मदद से ये पेनिट्रेट करते हैं। फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है तो उस दौरान क्या होगा, स्पर्म से कौन मिलता है, ओवम नहीं, सेकेंडरी oocyte मिलता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, स्पर्म किसके टच में आया, सेकेंडरी oocyte के। ये सेकेंडरी oocyte क्या है, एक अरेस्टेड सेल है जो कि मेटाफेज सेकेंड में मियोटिक टू डिवीजन के मेटाफेज 2 में अटका पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये जो ही स्पर्म यहां पर पहुंचता है तो ये सेकेंड मियोसिस का जो सेकेंड डिवीजन है उसके मेटाफेज 2 में ये अटका पड़ा हुआ है। जो ही आया तुरंत इसका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और यहां से सेकेंडरी oocyte 2 सेल्स में बदल जाती हैं। एक होता है oocyte या ओवम और दूसरा होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, काम का है oocyte या ओवम। अब इस ओवम जो बदल गया सेकेंडरी oocyte ओवम में, वो रियल में यही वो ओवम है जो स्पर्म के काम का है। स्पर्म को देख करके सेकेंडरी oocyte में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ और ये फर्दर 2 सेल्स में बदली। रियल में ये दूल्हा इससे फर्टिलाइज नहीं करेगा, इससे फर्टिलाइज करेगा, इससे नेक्स्ट जनरेशन में। तो ओवम या oocyte से स्पर्म का न्यूक्लियस अब जुड़ता है और बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे डिवीजन शुरू करता है। अगले 12 to 24 आवर्स में आप 2 सेल स्टेज देखते हैं, फिर आगे और सारे मल्टीप्लिकेशन चलते रहते हैं। 8 to 16 सेल स्टेज में हम इसे मॉड्यूलर स्टेज कहते हैं। इस दौरान बनने वाली जो सेल्स हैं उसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जो बनने वाली सेल्स हैं। मैंने आपको बाद में बताया कि ये जो 8 to 16 स्टेज के बाद और आगे जब बढ़ता है तो सेल्स 2 लेयर्स में अपने आप में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, आउटर ट्रोफोब्लास्ट और भीतर इनर सेल मास। तो अब क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो, यानी ये इम्प्लांटेशन के लिए मदद करे, जबकि इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन की पूरी प्रोसेस हमने देख लिया। यहां पर जब हम बात करते हैं किस तरीके से स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस से जुड़ता होगा, तो उस दौरान मैंने आपको बताया ना कि उनके रियल में सारे क्रोमोसोम्स, वो सारी चीजें जो आप मियोसिस में पढ़ते हैं वही सारी चीजें होंगी।